मेडिसिन में अपन पढ़ रहे थे वायरल डिजीज। विषाणु जनित रोग, वायरस से होने वाले डिजीज, इसके अंदर पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था एफिमेरल फीवर। कौन सा डिजीज? एफिमेरल फीवर। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, इसको AHS के नाम से भी जाना जाता है, AHS के नाम से भी। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सबसे पहले ये जो डिजीज है ये अफ्रीका में पाया गया था। इसके आधार पर अफ्रीका में कहाँ पर? हॉर्स के अंदर ये पाया गया था, इसलिए इसको अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस नाम दिया गया। सिकनेस इसके लक्षण के आधार पर, क्योंकि इसके अंदर पशु जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, इस वजह से पशु जो होता है क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है इस रोग का नाम पड़ा। अफ्रीका में सबसे पहले पाया गया, हॉर्स के अंदर ये मिला और इसके अंदर पशु कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। क्या पड़ा? अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है और घातक डिजीज है। एक बार होने के बाद ये पशु को इसमें मृत्यु दर भी ज़्यादा है, लेकिन ये जो डिजीज़ है ये कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता। तो ये अपन कह सकते हैं कि कॉन्टाजियस डिजीज नहीं है। कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता मतलब एक पशु से दूसरे पशु के संपर्क में आने से ये नहीं फैलता। ये क्यों फैलता है? ये कई आपने लोगों ने देखा होगा, जो कई पशुशाला के अंदर मक्खियाँ होती है, मच्छर होते हैं, तो ये मक्खी और मच्छर इनके काटने से फैलता है। तो रक्त चूसने वाले जो मच्छर होते हैं, रक्त चूसने वाले जो कीट होते हैं, रक्त चूसने वाली जो मक्खियाँ होती है, उनके द्वारा ये एक संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु के अंदर जाते हैं। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं फैलेंगे, सही है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं फैलेंगे। इसके अलावा मक्खी मच्छर से ये फैलते हैं, सही है। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस जो है कॉन्टैक्ट से ये डिजीज नहीं फैलता है। इसमें अगर अपन बात करते हैं तो सबसे इसके उपनाम की अगर बात करते हैं, क्या क्या उपनाम हो सकते हैं इसके? उपनाम की बात करें तो अफ्रीकन अश्व व्याधि इसको बोला जाता है। अफ्रीकन अश्व व्याधि, अफ्रीकन अश्व व्याधि। इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है? अश्व प्लेग, अश्व प्लेग इसको बोला जाता है। इक्वाइन प्लेग भी इसको इसको इंग्लिश नाम क्या हो गया? इक्वाइन प्लेग। केटल प्लेग कौन सा डिजीज था? ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेग जो होता है वो अलग अलग जीवों के प्लेग अलग अलग रहते हैं। जैसे कि केटल की बात करें तो केटल में केटल प्लेग नाम से किस डिजीज को जाना जाता था? रिंडरपेस्ट को। केटल प्लेग के नाम से किसको जाना जाता था? रिंडरपेस्ट को। उसी प्रकार अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस जो है उसको इक्वाइन प्लेग के नाम से जाना जाता है, जो मतलब हॉर्स में प्लेग होता है। इसके अलावा एक होता है कैनाइन प्लेग, जो डॉग के अंदर, केट के अंदर होता है, वो कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज होता है, उसको कैनाइन प्लेग के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उपनाम हो गए इसके, अफ्रीकन अश्व व्याधि हो गया, सही है, अश्व प्लेग हो गया, इक्वाइन प्लेग हो गया, इसको बोल सकते हैं। ये डिजीज है हाईली इन्फेक्शियस है, हाईली इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी होता है इसका। इन्फेक्शियस बट नॉन कॉन्टाजियस डिजीज, बट नॉन कॉन्टाजियस। इसका मतलब समझ रहे हो? हाईली इन्फेक्शियस मतलब इसका इन्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये जो डिजीज़ है ये लक्षण प्रदर्शित करने में अपन कह सकते हैं घातक रूप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन नॉन कॉन्टाजियस का मतलब होता है, मैंने अभी बताया कि एक ये जो डिजीज़ है ये स्वस्थ पशु से, संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु के अंदर कॉन्टैक्ट के द्वारा नहीं जाता है,
सही है। कॉन्टैक्ट से इसको कोई खतरा नहीं है। जब स्वस्थ पशु किसी संक्रमित पशु के संपर्क में आता है तो संपर्क में आने से ये डिजीज़ नहीं फैलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नॉन कॉन्टाजियस मतलब संपर्क में आने से नहीं फैलेगा। नेक्स्ट आता है इसमें इक्वाइंस के अंदर होता है। इक्वाइंस के अंदर होता है, इक्वाइंस में क्या क्या आते हैं? इक्वाइंस के अंदर आते हैं हॉर्स। इक्वाइंस के अंदर कौन कौन से पशु आते हैं? हॉर्स आ गया। इसके अलावा इसके अंदर गधे, डंकी हो गया। इसके अलावा खच्चर, म्यूल जिसको बोल सकते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? हॉर्स हो गया मतलब घोड़ा, गधा, खच्चर, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं इक्वाइंस के अंदर। इक्वाइन के अंदर इनको गिना जाता है। तो इक्वाइंस में होने वाला डिजीज अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। इसके मुख्य लक्षणों की अगर बात करते हैं, मुख्य लक्षण कौन कौन से इसके अंदर दिखाई देते हैं? मुख्य लक्षणों की बात करें तो फीवर हो गया, हाई फीवर जिसको बोलते हैं, उच्च ज्वर, हाई फीवर, सही है। इसके अलावा श्वास श्वसन में परेशानी, श्वसन में परेशानी, नाक से झागयुक्त स्त्राव, नाक से झागयुक्त यानी कि झाग के साथ स्त्राव होना। इसके अलावा कमजोरी, पशु जो होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है इस रोग के अंदर। और शरीर के विभिन्न भागों में सूजन, शरीर के विभिन्न भागों में सूजन, ये इसके मुख्य लक्षण हो गए। इसके अंदर हाई फीवर हो गया, श्वसन में परेशानी, नाक से झागयुक्त स्त्राव आना, कमजोरी होना और शरीर के अलग अलग भागों में सूजन देखने को मिलती है। ये हो गए उपनाम, ये हो गए मुख्य लक्षण। नेक्स्ट बात करते हैं एटियोलॉजी। रोग कारक कौन है इसका? रोग कारक की बात करें तो रियोवायरिडी, रियोवायरिडी फैमिली से संबंधित है। रियोवायरिडी फैमिली का सदस्य कौन सा सदस्य है? ओरबी वायरस। ओरबी वायरस रियोवायरिडी फैमिली से संबंधित है, ओरबी वायरस। इसके अलावा केटल में कौन सा रोग होता है? ओरबी वायरस के द्वारा केटल में कौन सा डिजीज होता है? केटल में होता है ब्लू टंग डिजीज। केटल में कौन सा डिजीज हो गया? ब्लू टंग डिजीज। ब्लू टंग डिजीज, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, लेकिन आपको इसका रोग कारक को ध्यान रखना है कि ओरबी वायरस के द्वारा केटल के अंदर ब्लू टंग डिजीज होता है, लेकिन इसी वायरस के द्वारा, ओरबी वायरस के द्वारा हॉर्स के अंदर कैनाइन अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस डिजीज होता है। ये अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग डिजीज उत्पन्न करता है, सही है। इसके अलावा ओरबी वायरस जो है वो एक प्रकार का आरएनए वायरस है, जिसको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कहा जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस यह होता है। तो ये हो गया इसका। इसके अलावा इसमें 9 प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं। इसके स्ट्रेन जो होते हैं 9 प्रकार के अलग अलग स्ट्रेन इसके पाए जाते हैं। 9 प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं जो अलग अलग डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं। पशु के अंदर अलग अलग डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं। 9 प्रकार के स्ट्रेन होंगे और पशु के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है इनके प्रति, वो भी अलग अलग होती है। 9 प्रकार के अलग अलग स्ट्रेन हो गए तो 9 प्रकार के अलग अलग रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 9 प्रकार के इसके स्ट्रेन पाए जाते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, रियोवायरिडी का सदस्य है और ओरबी वायरस है जो केटल के अंदर ब्लू टंग डिजीज
उत्पन्न करता है। हॉर्स के अंदर कौन क्या करता है? अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। ये होगी इसकी एटियोलॉजी। नेक्स्ट आता है इसमें एपिडेमियोलॉजी। रोग जनकता, फैलाव इसका किस प्रकार होता है? रोग जनकता की अगर बात करते हैं तो इसका फैलाव किस प्रकार होता है? मैंने आपको बताया था कि ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस, हाईली इन्फेक्शियस बट नॉट कॉन्टाजियस, बट नॉन कॉन्टाजियस, मतलब ये संपर्क से नहीं फैलता, हाईली इन्फेक्शियस है, ज़्यादा इन्फेक्शन कर सकता है, सही है। तो इसका फैलाव किस प्रकार होता है? इसका फैलाव मैंने आपको बताया, कुछ कीट ऐसे होते हैं, कुछ मक्खियाँ ऐसी होती हैं जो शरीर का खून चूसने का काम करती है, सही है, जिसको ब्लड सकिंग फ्लाइज जिनको बोला जाता है, ब्लड सकिंग मॉस्किटो, ब्लड सकिंग फ्लाइज, यानी कि जो खून चूसने वाले जो मक्खियाँ जो होती है, खून चूसने वाले मच्छर जो होते हैं, उनके द्वारा इसका संक्रमण होता है। ये डिजीज जो है ये किसके अंदर होता है? हॉर्स के अंदर हो सकता है, टंकी के अंदर हो सकता है, म्यूल के अंदर जिसको खच्चर बोला जाता है, म्यूल के अंदर हो सकता है, और कभी कभी इसके केस जो होते हैं वो डॉग के अंदर भी देखे जाते हैं। कभी कभी इसके केस जो है वो डॉग्स के अंदर इसके केस देखे जाते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से ये जो होता है हॉर्स के अंदर होता है, टंकी के अंदर होता है, म्यूल के अंदर होता है। जो इक्वाइन्स में आते हैं, इक्वाइन्स जिनको बोला जाता है, मतलब अश्व समूह इसको बोला जाता है, अश्व समूह, यानी कि हॉर्स के अंदर घोड़ा भी आता है, अश्व समूह के अंदर टंकी भी आता है और म्यूल भी आता है। लेकिन कभी कभी ये डॉग्स के अंदर भी ये डिजीज देखा गया है। फैलाव किस प्रकार होता है? जो ब्लड सकिंग जो फ्लाइज होती है, ब्लड सकिंग फ्लाइज कौन कौन सी होती है? ब्लड सकिंग फ्लाइज, इनके नाम है जैसे कि मिडगेट्स, सही है, मिडगेस। इस मिडगेस में क्यूलिकोइड्स आती है, ये मक्खी का नाम है। क्यूलिकोइड्स स्पीसीज आती है। इसके अलावा जिनको आप लोग टिक्स जिनको बोलते हो, चिचड़े, ये वो भी ब्लड सकिंग का कार्य करते हैं। इनके अंदर क्या क्या आते हैं? चिचड़े के अंदर यानी कि टिक्स के अंदर कौन कौन से पशु आते हैं? हाइलोमा, हाइलोमा हो गया। इसके अलावा रेफिसेफेलस, रेफिसेफेलस, सही होगा। इसके अलावा तीसरा टाइप है मॉस्किटो। मॉस्किटो ये 3 प्रकार के हो गए, जिसमें ब्लड सकिंग फ्लाइज या मॉस्किटो, जिसके अंदर मॉस्किटो, इसमें मिडगेट्स जो आती है, क्यूलिकोइड्स स्पीसीज की जो मक्खियाँ जो आती है वो ब्लड सकिंग का कार्य करती है। इसके अलावा जो टिक्स जो होते हैं जैसे कि हाइलोमा, रिपिसेपेलस जो हो गया, ये भी ब्लड सकिंग का कार्य करती है। इसके अलावा मॉस्किटो, मच्छर तो आप जानते ही हो, रक्त चूसने का काम करते हैं, खून चूसने का काम करते हैं। तो इनके द्वारा इस रोग का संक्रमण होता है। ये किसी स्वस्थ संक्रमित पशु को काटेंगे, सही है, संक्रमित पशु को काटेंगे
तो उसका जो वायरस है वो इन मच्छर में, मक्खियों में चला जाएगा। और जब स्वस्थ पशु को काटेंगे तो उसका वायरस जो होता है वो स्वस्थ पशु के अंदर चला जाएगा। और किस में चला जाएगा? रक्त परिसंचरण में जाएगा। इसकी जो मृत्यु दर होती है, मोर्टेलिटी रेट, वो हाई होती है। लगभग 90% पशुओं की मृत्यु हो जाती है इसके अंदर। जो संक्रमित पशु हैं लगभग 90% उनकी इसके अंदर मृत्यु हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है या हाई मोर्टेलिटी इसके अंदर देखी जाती है। इसीलिए इसको अपन ने क्या नाम दिया था? हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। क्या नाम दिया था इसको? हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसका आर्थिक महत्व ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हॉर्स जो होते हैं वो कई महंगे महंगे हॉर्स आते हैं। इनका मतलब जो मूल्य भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर ये डिजीज़ हो गया किसी पशु को, हॉर्स को, तो जाहिर सी बात है जो पशुपालक जो है, जो घोड़े रख रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान होगा। और उसको ठीक कराने के लिए भी उसको बहुत ही ज़्यादा खर्च आएगा, दवाइयों का, इन चीज़ों का। तो इसको एक तरह से अपन कह सकते हैं आर्थिक महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो जिस जीव के अंदर ये डिजीज़ होता है, जैसे कि हॉर्स, तो हॉर्स का एक तो अपन मूल्य जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें दवाइयों का खर्च भी बहुत ही ज़्यादा होता है। इस वजह से इसकी आर्थिक महत्व ज़्यादा हो जाता है। इसको रोकने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये होगी इसकी एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट आता है इसका पैथोजेनेसिस। यहाँ पे आपको एपिडेमियोलॉजी, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसका जो टीकाकरण कराया जाता है, क्या कराया जाता है? टीकाकरण। इस रोग का टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन उपलब्ध है इसकी, सही है। तो इसकी वैक्सीन किसी फीमेल को लगाई जाती है। इसकी वैक्सीन जो होती है किसी फीमेल को लगाई जाती है, फीमेल को लगाई जाती है। और उस फीमेल से अगर कोई बच्चा पैदा होता है, हॉर्स का कोई बच्चा पैदा होता है, तो इसकी जो ये वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी जो है वो इस बच्चे में भी चली जाती है। किसके द्वारा? कोलेस्ट्रम के द्वारा। क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा पैदा होगा तो वो क्या पिएगा? कोलेस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क जिसको बोला जाता है वो पिएगा। और कोलेस्ट्रम के अंदर इसकी वैक्सीन जो होती है, वो एंटीबॉडी जो होती है, वैक्सीन की एंटीबॉडी जो होती है वो इस कोलेस्ट्रम में उपस्थित रहती है, सही है। और उस कोलेस्ट्रम को जब बच्चा पिएगा तो वो जो इम्यूनिटी होती है वो बच्चे में भी चली जाएगी। और बच्चे को लगभग 5 से 6 महीने तक इस रोग के प्रति इम्यूनिटी प्रदान करेगी, इस रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करेगी लगभग 5 से 6 महीने तक। तो इसका जो वैक्सीनेशन होता है वो हॉर्स के अंदर हर साल लगाया जाता है। और इसको लगवाना भी चाहिए क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये बहुत ही घातक डिजीज़ है। इसमें लगभग 100 में से 90 पशु इस रोग के द्वारा मरते हैं। तो इसका वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य हो जाता है इस वजह से। नेक्स्ट आता है इसकी पैथोजेनेसिस। रोग जनकता। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस की बात करें तो मैंने आपको बताया ब्लड सकिंग फ्लाइज, ब्लड सकिंग फ्लाइज के द्वारा इसका स्थानांतरण होता है एक स्वस्थ संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु के अंदर, ब्लड सकिंग फ्लाइज। और ये ब्लड सकिंग फ्लाइज जो वायरस जो होता है उसको कहाँ छोड़ती है? उसको रक्त में छोड़ती है। कहाँ पे? रक्त के अंदर। तो
फ्लाइज के द्वारा कहाँ जाएगा? रक्त में जाएगा। रक्त में जाएगा। रक्त में जाने के बाद जो इरिथ्रोसाइट जो होती है, मतलब आरबीसी जो होती है, उनके साथ ये बंधन बना लेता है। इरिथ्रोसाइट जो होती है, आरबीसी जिनको बोला जाता है, उनके साथ ये क्या करता है? बंधन बना लेता है। आरबीसी के साथ बंधन बना लेता है, और आरबीसी के साथ बंधन बनाएगा तो उसके साथ साथ ये क्या करेगा? इसका संक्रमण, मतलब धीरे धीरे आरबीसी को नष्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं हो पाएगी टिश्यूज को। इसके अलावा ये रक्त के साथ एक अलग अलग अंगों के अंदर भी चला जाता है। कौन कौन से अंग? जैसे कि फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न करेगा। इसके अलावा प्लीहा, फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न करेगा, प्लीहा में। और जो लसिका ग्रंथियां, स्थानीय लसिका ग्रंथि, यानी कि जहाँ पे संक्रमण हुआ है वहाँ के आसपास की जो लसिका ग्रंथिकाएं होती है उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। स्थानीय लसिका ग्रंथिकाओं के अंदर ये प्रवेश कर जाता है। सही है। इसी के अंदर फिर फेफड़ों के अंदर प्लिया के अंदर लसिका ग्रंथिकाओं के अंदर ही ये अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, अपना विभाजन करता है। विभाजन। सही है। इसके बाद में ये कहा जाता है, इसके साथ कई लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे कि बुखार आना। यहीं पर ही स्टार्ट होता है क्या? बुखार आना। इसके बाद में ये शरीर के अलग अलग अंगों में जाएगा, शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों में प्रवेश करेगा। शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों के अंदर ये प्रवेश करेगा और उनके अंदर संक्रमण उत्पन्न करेगा। उनके अंदर क्या करेगा? संक्रमण उत्पन्न कर गया। इसके बाद में शरीर के कई लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे कि एडिमा, सूजन आना। सही है। इसके अलावा रक्त स्त्राव, यानी कि अलग अलग जगह के ऊपर घाव बन जाता है। सही है। रक्त स्त्राव, रक्त परिसंचरण तंत्र में अवरोध, रक्त परिसंचरण तंत्र में अवरोध, जिसको क्या बोला जाता है? थ्रोम्बाई बोला जाता है। किसी भी वेसल्स के अंदर, रक्त वाहिनी के अंदर अगर कोई रक्त का थक्का बनता है तो उसे क्या बोला जाता है? थ्रोम्बाई। तो ये डिजीज जो है, इस डिजीज के अंदर जो रक्त वाहिनियां जो होती है उनके अंदर अवरोध उत्पन्न हो जाता है, मतलब उनमें रक्त का थक्का बन जाता है, थ्रोम्बाई का निर्माण हो जाता है। थ्रोम्बाई का निर्माण हो गया, जिससे क्या होगा? रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके बाद में रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र के लक्षण प्रकट होते हैं। रक्त परिसंचरण व श्वसन तंत्र के लक्षण प्रकट होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के श्वसन तंत्र के लक्षण प्रकट होते हैं। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। दोबारा देखो, फ्लाइज जब स्वस्थ पशु को काटती है तो रक्त में वायरस को छोड़ देती है। ये वायरस जो होता है, ये एक प्रकार के रक्त स्नेही वायरस इसको बोल सकते हैं, यानी कि रक्त से ज़्यादा इसका लगाव है, तो इसकी जो आरबीसी जो होती है उनके साथ ये बंधन बना लेता है। आरबीसी के साथ बंधन बना लेगा। इसके साथ साथ ये कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। सही है। फेफड़ों से प्लीहा में जाएगा। प्लीहा से स्थानीय लसिका जो ग्रंथियाँ है, स्थानीय लसिका ग्रंथिकाओं में ये विभाजन उत्पन्न करता है, यानी कि फेफड़ों में जाएगा, प्लीहा के अंदर जाएगा और लसिका ग्रंथिकाएं जो होती है उनमें विभाजन उत्पन्न करेगा, यानी कि उनमें अपनी संख्या बढ़ाएगा। उसके बाद बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश करेगा और संक्रमण उत्पन्न करेगा। संक्रमण उत्पन्न करने के बाद एडिमा हो जाएगा, रक्त स्त्राव हो जाएगा, रक्त परिसंचरण
तंत्र के अंदर अवरोध यानी कि थ्रोम्बाई उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद में रक्त परिसंचरण और श्वसन तंत्र के लक्षण प्रकट होते हैं। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट क्लास में इसके लक्षण देखेंगे अपन।